देहरादून रेलवे स्टेशन पर हंगामा। किशोरी से मिलने पहुंचे युवक की पिटाई के बाद दो समुदायों में पथराव। पुलिस ने दर्ज किया मामला। देहरादून में दो बेरोजगार युवाओं का हंगामा। 4 मांगों को लेकर परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़े। प्रशासन ने मनाने की कोशिशें की तेज। टनकपुर चंपावत हाईवे बंद। स्वाला में मलबा हटाने में नाकाम एनएच की मशीनें। आवश्यक वस्तुओं की किल्लत से व्यापारियों का बड़ा गुस्सा। जौनसार बाबर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कालसी चकराता मोटर मार्ग पर 15 घंटे से यातायात ठप। पत्थर गिरने से पिकअप वाहन बाल बाल बचा। नमस्कार, वो स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां प्रदेश में आज भाजपा की मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक होगी। प्रथम चरण के सदस्यता अभियान की समीक्षा होगी। बता दें कि 2 सितंबर से 25 सितंबर तक पहले चरण का सदस्यता अभियान चला था। भाजपा का दावा है कि प्रदेश में करीब 12 लाख लोग भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। तो 2 अक्टूबर से सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है और आज प्रदेश में भाजपा की मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक होगी। प्रथम चरण के सदस्यता अभियान की समीक्षा की जाएगी। बता दें कि भाजपा अपने संगठन में विस्तार के लिए लगातार सदस्यता अभियान चला रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड में 23 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से भाजपा दावा कर रही है कि 12 लाख लोग भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। बता दें कि 2 सितंबर से 25 सितंबर तक पहले चरण का सदस्यता अभियान चला था और अब दूसरे चरण की शुरुआत 2 अक्टूबर से होगी। तो प्रदेश में आज भाजपा की मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक होगी। प्रथम चरण के सदस्यता अभियान की समीक्षा होगी। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता विनय सूद लाइव जुड़ गए हैं। विनय, प्रदेश में आज भाजपा की मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक होगी। प्रथम चरण खत्म हो चुका है और अब दूसरे चरण की तैयारी है। समीक्षा बैठक में क्या कुछ चर्चा होने की संभावना? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें आज बैठक है वो भाजपा में कुछ ही देर में जो है शुरू होने वाली है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है इस दौरान इस मंडल स्तरीय बैठक में पहुंचेंगे। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी जो है वो भी इस दौरान इस बैठक में पहुंचेंगे। तो देखा जा सकता है कि जो लक्ष्य सदस्यता अभियान के तहत यहाँ पर तय किया गया है, 23 लाख सदस्य बनाने का जो लक्ष्य है वो जो यहाँ पर निर्धारित किया गया है, तो उसको लेकर के भाजपा तेजी से जो है इस अभियान को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर अभी तक की अगर बात की जाए तो भाजपा जिस तरीके से दावा कर रही है कि 12 लाख से ज्यादा जो सदस्य अभियान के तहत जो सदस्य बनाए गए हैं, तो काफी महत्वपूर्ण जो है इसको यहाँ पर माना जा रहा है। और दूसरे चरण की अगर यहाँ पर बात की जाए तो दूसरे चरण की जो शुरुआत है वो 2 तारीख से यहाँ पर शुरू होगी और उसको लेकर के जो है आज ये मंडल स्तरीय जिस तरीके से जो बैठक होने जा रही है काफी महत्वपूर्ण जो है इसको माना जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही जो कार्यकर्ता हैं, विधायकों की अगर बात करें, सांसदों की बात करें, तो जिस तरह से सदस्यता अभियान के तहत सभी के घर घर जाकर के सदस्यता अभियान की जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर इस दौरान की जा रही है। बड़ी संख्या में जो सदस्य इस दौरान बनाए जा रहे हैं, तो देखा जा सकता है कि हर तरह से प्रयास जो है भाजपा का वो यही है कि बड़ी संख्या में सदस्यता अभियान को जो है यहाँ पर आगे बढ़ाया जाए और 23 लाख का जिस तरह से निर्धारित यहाँ पर जो लक्ष्य रखा गया है उसके पूरा करने के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी जो है भाजपा की जोरों से चल रही है। जी जो बिल्कुल विनय, अगर बात की जाए उत्तराखंड में भाजपा के सदस्यता अभियान की, तो 23 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य, एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रथम चरण में दावा कर रही है भाजपा की 12 लाख सदस्यता ले चुके हैं। तो क्या लगता है दूसरे चरण के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी भाजपा के द्वारा ये टारगेट पूरा करने के लिए? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि इस तरह से सदस्यता अभियान जो है इस दौरान उत्तराखंड में भी चल रहा है और
अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जिस तरीके से इस बैठक में यहाँ पर शिरकत करेंगे, मंडल स्तरीय जो बैठक है वो आज आयोजित की गई है भाजपा मुख्यालय में। तो ऐसे में अब नए सिरे से जो है इसको जोड़ा जाएगा कि किस तरीके से और अन्य जो लोग हैं उनको अपने साथ में जोड़ा जा सके, सदस्यता जो है इस दौरान दिलाई जा सके। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में भाजपा जिस तरह से जुटी हुई है सदस्यता अभियान के जो निर्धारित लक्ष्य है इसको लेकर के, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज जिस तरह से इस बैठक में शामिल होंगे तो काफी कुछ जो बेहतर जो है इस दौरान इस बैठक में हो सकता है। और इसके चलते जो है सदस्यता अभियान की अगर बात करें तो सदस्यता अभियान लगातार अभी भी यहाँ पर जारी है। और दूसरे चरण में यहाँ पर बात की जाए तो जो दूसरा चरण है वो 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी और इस बीच भी जो है बड़ी संख्या में जो है सदस्यता अभियान के तहत भाजपा यहाँ पर लोगों को जोड़ने का काम करेगी। जो बिल्कुल विनय, तो उत्तराखंड में भाजपा के सदस्यता अभियान का प्रथम चरण समाप्त हो चुका है और 2 अक्टूबर से दूसरे चरण की शुरुआत होगी। तो फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो 2 अक्टूबर से सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। उत्तराखंड में 23 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि भाजपा दावा कर रही है कि 12 लाख सदस्यता ले चुके हैं बीजेपी की और अब दूसरे चरण की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। बड़ा लक्ष्य 23 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है और आज प्रदेश में मंडल स्तर की समीक्षा बैठक रखी गई है। हर बूथ की समीक्षा की जाएगी, हर मंडल की समीक्षा की जाएगी, कितने विधायकों ने कितनी सदस्य अभी तक जोड़े हैं, इन सब को लेकर समीक्षा की जाएगी। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी इस दौरान की जाएगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो देहरादून के रेलवे स्टेशन पर देर रात जमकर बवाल हो गया। दरअसल दूसरे समुदाय की युवती से मिलने पहुंचे युवक को लोगों ने जमकर पीट दिया। इसके बाद 2 पक्ष आमने सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया। स्थिति को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। इस घटना में पुलिस की गाड़ी समेत कुछ निजी वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुछ लोगों को चोटें भी आई है। वहीं एसएसपी अजय सिंह समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। देहरादून रेलवे स्टेशन पे आज एक प्रकरण प्रकाश में आया जिसमें एक नाबालिग बच्ची और एक युवक जो है हॉट टॉक बात करते हुए दिखाई दिए, जिस पर जो ग्राउंड पर जो पुलिस टीम थी वहां पर आरपीएफ की और जीआरपी की, उनके द्वारा संदिग्धता देखते हुए उनको पूछताछ के लिए लाया गया। किसी के द्वारा ये सूचना दी गई कि हिंदू मुस्लिम का कोई प्रकरण है या कोई विभिन्न संप्रदाय का कोई प्रकरण है। इसको देखते हुए कुछ देर बाद वहां पर कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए और उनके बीच में हॉट टॉक्स हो गई और इसके बाद जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक समस्त पुलिस बल को वहां पर भेजा गया। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा फायदा उठाकर अंधेरे का वहां पर पथराव की कोशिश की गई और साथ ही साथ 2-4 गाड़ियां जो वहां 2 व्हीलर खड़े थे उनमें तोड़फोड़ की गई। इस संबंध में थाना कोतवाली में विभिन्न धाराओं में जो सीसीटीवी फुटेज और पुलिस के द्वारा जो लोगों से जानकारी मिली उस पर नामजद कुछ लोगों को अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा संगीन धाराओं में दर्ज किया जा रहा है। और हरिद्वार में पतंजलि योग ग्राम की बस की चपेट में आकर घायल हुए युवक की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने योग ग्राम पहुंचकर हंगामा किया। नाराज लोगों ने मृतक का शव रखकर पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की। बता दें कि सिटकुल के औरंगाबाद के रहने वाले युवक की बस की चपेट में आकर मौत हो गई थी। बस पतंजलि ग्रुप के योग ग्राम की थी, जिसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। मामले में परिजनों का कहना है कि पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। एसपी क्राइम पंकज गेरोला ने बताया कि पुलिस ने मौके पर शांतिपूर्वक तरीके से मामले को शांत करा दिया है। अगर परिजन कोई तहरीर देते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। मामला है, बुआ जी का लड़का लगता है अमित। ये और योग ग्राम की जो बस है ना, इसने बाइक से आ रहा था, इसके साथ हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया औरंगाबाद। वो बाइक, वो तो ड्राइवर था, वो तो मौके से फरार हो गया। उसमें सवारी भी थी उस टाइम पर, ठीक है। अब उसकी हालत बहुत सीरियस थी उस टाइम। अब हम जानन फानन में उसको लेगा अस्पताल में एडमिट कराया इन्हीं की योग ग्राम की एम्बुलेंस ने। उस टाइम पर ये बोला था कि यहाँ पर पूरा खर्चा उठाएंगे, पूरा वो ट्रीटमेंट देंगे, पर उसे कोई इलाज का पैसा नहीं दिया।
हमने बात करी योगग्राम के जेएम अमित से, उन्होंने भी हमें कोई हेल्प नहीं करी। 15 तारीख को सड़क दुर्घटना में घायल हुआ था, जिसको हॉस्पिटलाइज कराया गया था, जिसकी आज प्रातः सुबह में डेथ हो गई। इसके परिजनों द्वारा आरोपित किया गया है कि ये जो बस जिससे इसकी दुर्घटना हुई थी वो पतंजलि योगपीठ से संबंधित थी। इस पर ये इसके शव को लेकर वहाँ योगग्राम की तरफ गए थे। वहाँ पे मौके पे पुलिस पहुंची, उनको समझाया बुझाया, वहाँ से उसको हटा दिया गया है। वर्तमान में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, शांति है। इनकी ओर से जो भी अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, यदि कोई तहरीर प्राप्त होती है तो समझ में आ जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जनपद उत्तरकाशी के कर्मचारियों ने सैकड़ों की संख्या में आकर आक्रोश रैली निकाली। दूरस्थ क्षेत्रों के कर्मचारियों ने भी इस रैली में बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर दी जाती, कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि जब विधायकों और सांसदों को पेंशन मिल सकती है तो कर्मचारियों की पेंशन क्यों बंद कर दी गई। यही हाल अगर रहा तो उत्तराखंड में आने वाले निकाय स्तरीय चुनाव में भाजपा सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। देश के पूरे जिला मुख्यालयों में एनपीएस और यूपीएस के विरोध में देश के तमाम कर्मचारी शिक्षक आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। और हमारा जनपद उत्तरकाशी के अंदर हमारे साथ इस जनपद के तमाम कर्मचारी शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी और तमाम जो एनपीएस के जो पीड़ित साथी हैं वो सब हमारे साथ में हैं। और यहाँ रामला मैदान से कलेक्ट्रेट तक ये मार्च हमारा निकाला जाएगा। और इसके माध्यम से इस मार्च के बाद जो है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा कि सरकार अभी समय रहते तत्काल जो है एनपीएस और यूपीएस का झुंझुना जो कर्मचारियों को पकड़ाया है इसको वापस ले, अन्यथा कर्मचारियों के आक्रोश का सामना करने के लिए तैयार रहे। पेंशन बहाली की इस आक्रोश रैली में मैं दूर दराज के क्षेत्रों से आए अपने सभी कर्मचारी शिक्षक भाइयों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ एनएमओपीएस की पूरी कार्यकारिणी को कि उन्होंने जिस रणनीति और प्रबंधन के साथ इस आक्रोश रैली को संपन्न कराया, उसके लिए वो सभी और यहाँ पर उपस्थित सारे लोग बधाई के पात्र हैं। मैं आज की आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार को चेता देना चाहता हूँ कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है और वो दिन दूर नहीं। अभी तो सरकार ने हमें केवल एनपीएस की जगह यूपीएस प्रस्तावित की है, जो पेंशन है, नई पेंशन है, यूपीएस है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमें सरकार को ओपीएस ओल्ड पेंशन देनी ही पड़ेगी और उसके लिए सरकार को बाध्य होना ही पड़ेगा। तो मैं इस आक्रोश रैली के माध्यम से अपने सभी कर्मचारी शिक्षक भाइयों को इस आक्रोश रैली के संपन्न होने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी केवल एक ही मांग है कि ओपीएस लागू की जाए। सरकार से हम केवल एक मांग करते हैं कि यूपीएस का जो आपने ये झुंझुना हमको पकड़ाया है, कर्मचारियों को पकड़ाएगा, कर्मचारी उसको नहीं सहेगा। अगर ओपीएस लागू नहीं करते तो कर्मचारियों को लामबंद होकर अपना काम छोड़कर दिल्ली में आना पड़ेगा और आपको ओपीएस लागू करनी ही पड़ेगी। देहरादून के रेलवे स्टेशन पर देर रात जमकर बवाल हो गया। दरअसल दूसरे समुदाय की युवती से मिलने पहुंचे युवक को लोगों ने जमकर पीट दिया। इसके बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया। स्थिति को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। इस घटना में पुलिस की गाड़ी समेत कुछ निजी वाहन क्षतिग्रस्त हुए, कुछ लोगों को चोटें भी आई है। वहीं एसएसपी अजय सिंह समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। देहरादून रेलवे स्टेशन पे आज एक प्रकरण प्रकाश में आया जिसमें एक नाबालिग बच्ची और एक युवक जो है हॉट टॉक बात करते हुए दिखाई दिए, जिस पर जो ग्राउंड पर जो पुलिस टीम थी वहां पर आरपीएफ की और जीआरपी की, उनके द्वारा संदिग्धता देखते हुए उनको पूछताछ के लिए लाया गया। किसी के द्वारा ये सूचना दी गई कि हिंदू मुस्लिम का कोई प्रकरण है या कोई विभिन्न संप्रदाय का कोई प्रकरण है। इसको देखते हुए कुछ देर बाद वहां पर कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए और उनके बीच में हॉट टॉक्स हो गई। और इसके बाद जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक समस्त पुलिस बल को वहां पर भेजा गया। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा फायदा उठाकर अंधेरे का वहां पर पथराव की कोशिश की गई और साथ ही साथ 2-4 गाड़ियां जो वहां टू व्हीलर खड़े थे उनमें तोड़फोड़ की गई। इस संबंध में थाना कोतवाली में विभिन्न धाराओं में जो सीसीटीवी फुटेज और पुलिस के द्वारा जो लोगों से जानकारी मिली उस पर नामजद कुछ लोगों को अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा संगीन धाराओं में दर्ज किया जा रहा है।
खनन को लेकर उत्तराखंड शासन ने नई नियमावली जारी की है। खनन सामग्री के अवैध खनन भंडारणों एवं खनन में संलिप्त वाहनों पर भी जुर्माना बढ़ा दिया गया है। अब अवैध खनन में संलिप्त भैंसा बुग्गी भी कार्यवाही की जद में आ जाएगी। वर्ष 2024 में उत्तराखंड शासन ने खनन को लेकर नई अधिसूचना जारी की है। बता दें कि खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 23 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड खनिज नियमावली 2023 में संशोधन करने की दृष्टि से इस नियमावली को बनाया गया है। इस नियमावली का नाम उत्तराखंड खनिज अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण का निवारण चतुर्थ संशोधन नियमावली 2024 है। मुख्यतः इस नियमावली के अंतर्गत खनन कर रहे लोगों पर GPS लगाया जाना अनिवार्य होगा। संशोधन आया था, इसमें अधिसूचना आई 18 सितंबर में हमारी। इसमें क्या नाम जो भंडारण होते हैं अवैध, उन पर प्रथम बार में 3 गुना रॉयल्टी, उसके बाद 4 गुना रॉयल्टी का प्रावधान है। और इसी प्रकार हमारे जो वाहन हैं उन पर भी रॉयल्टी मतलब पेनल्टी बढ़ाई गई है। जैसे क्या नाम पोकलैन पे 5 लाख है, JCB पे 2 लाख है, 10 टायरा पे 1 लाख है, 10 टायरा से अधिक है तो 2 लाख है। इस तरीके से बढ़ा दिया गया है। और हमारे यहाँ झूठा बुग्गी का जो हफ्तार में दिक्कत थी उस पर भी क्या नाम अब पेनल्टी आ गई है, वो भी पेनल्टी लगेगी। कोई ऐसा इलीगल भंडारण को अगर कोई हमें मिलता है तो उसको हम ओपन ऑक्शन भी कर सकते हैं। अगर 100 मीटर से ऊपर है तो हम उसका वैसे भी निस्तारण कर सकते हैं। प्रावधान वही रहेगा कि पट्टे अगर प्रथम बार में लगती है तो 3 गुना में लगेगी, उसके पश्चात 4 गुना। और बीजेपी इन दिनों लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जहां जोर पकड़ रही है तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हमारे नेता राहुल गांधी अब इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। सरकार ने जहां पहले समाचार चैनलों को खरीदने की कोशिश की थी तो वहीं सरकार पोर्टल्स को भी खरीदना चाहती है। राहुल गांधी द्वारा सिख समुदाय पर दिए गए बयान और आरक्षण को लेकर उनके बयान को लेकर भाजपा ने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, लेकिन सच सामने आ ही जाता है और कोई कितना भी कोशिश करे छुपाए नहीं छुपता। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी और बढ़ रही है और अब सोशल मीडिया का समय है। आप जैसे जागरूक पत्रकार भी हैं, कई लोग पोर्टल्स वाले भी बहुत इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और इसी को देखते हुए सरकार ने एक बार कोशिश करी थी कि पोर्टल्स को भी कहीं ना कहीं बंधन में लाएं। और अब नया आया है कि जो इस समय जो वाकई में भारत को चला रहा है, हम दो हमारे दो में से एक, वो अब पोर्टल्स को भी खरीदने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पोर्टल्स ने दिखा दिया कि राहुल गांधी ने सिख वाली बात पे कहा क्या था, असली उनकी स्पीच थी। और वो इस बात को लेकर थी कि आने वाले समय में भारत के अनुयायियों को अपने धर्म को मानने की छूट होगी या नहीं होगी। जैसे अभिव्यक्ति का अधिकार हमको संविधान ने दिया है। राहुल गांधी जी ने यही कहा कि क्वेश्चन यह है कि आने वाले समय में टर्बन पहनने का और कड़ा पहनने का अधिकार होगा या नहीं होगा, हम देंगे नहीं देंगे, ये नहीं कहा। उसी तरीके से आपने देखा होगा एक विषय और था जिसमें उन्होंने आरक्षण वाली बात पे बीजेपी और इसके चेलों ने हंगामा मचा रखा था। उसमें भीमराव अंबेडकर साहब के पोते ने सारी बात खोल के रख दी और उन्होंने वो वीडियो भी जारी किया जो राहुल गांधी ने उस विषय पे कहा था। तो आज कोई कितना भी बदनाम करने की कोशिश कर ले, सच सामने आ जाता है। और सच को परखने वाले लोग इस देश में भी हैं और आ गए। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स व पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 आरोपियों को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ NDPS अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने लिखापढ़ी के बाद गिरफ्तार आरोपियों का चालान कर दिया है, जबकि उनकी बाइक को भी सीज कर दिया गया है। देर रात को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के उपनिरीक्षक रणजीत सिंह अपनी टीम के साथ मादक पदार्थों की रोकथाम व धरपकड़ के लिए रवाना हुए। देर रात को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स व पुलिस ने तितोला गांव के पास चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर पुलिस को एक बाइक पर 3 आरोपी आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 183 ग्राम कोकीन बरामद की है। मुख्यमंत्री जी के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत SSP हरिद्वार महोदय के कुशल नेतृत्व में NTF की टीम ने मंगलर कोतवाली के साथ मिलकर लगभग 180 ग्राम कोकेन पकड़ी है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 30 लाख रुपए है। और ये लगातार सघन चेकिंग और अभियान चलाया जा रहा है। जो ये कोकेन पकड़ी है इसमें सुसंगत धाराओं में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा भी दायर किया गया है और 3 कुख्यात अपराधियों को भी पकड़ा गया है। बीती रात से ही देहरादून सहित पूरे पछवादून में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। देर रात हुई बारिश के चलते जोनसार की लाइफलाइन कहे जाने वाले कालसी चक्राता मार्ग पर जजरेड सहित कई जगह लैंडस्लाइड होने की
खबर से मार्ग बाधित हो गए हैं। वहां से गुजरने वाले वाहनों में सवार लोग मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल मार्ग खोलने में लोक निर्माण विभाग सहिया द्वारा जेसीबी मशीनें लगाकर जल्द मार्ग आवागमन के लिए सुचारू करने का दावा किया जा रहा है। और देहरादून की जेल में बंद महिला कैदियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि वह आने वाले 30 सितंबर को देहरादून की सुद्धोवाला जेल का निरीक्षण करेगी। उन्होंने कहा कि महिला कैदियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आयोग समय समय पर निरीक्षण करता है और 30 तारीख को भी डॉक्टर्स की टीम के साथ निरीक्षण किया जाएगा। समय समय पर हम जेल में निरीक्षण भी करते हैं। जेल में महिला कैदियों के साथ हम 1-to-1 भी करते हैं, उनसे पूछते हैं उनका कैसी उनके व्यवस्था पूरी दिनचर्या होती है। इसी को लेके उनके स्वास्थ्य कैंप को लेके या उनका पोषण किस तरह आहार होता है, उस सब को लेके 30 तारीख को हम सुद्धोवाला जेल में एक कार्यशाला करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स जा रहे हैं और विभिन्न माध्यम लोग उसमें जा रहे हैं। तो ये भी कि हम आयोग अपनी तरफ से लगा रहता है कि किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा, चाहे वो कैदी महिला हो चाहे वो आम महिला हो, तो सुरक्षा को लेके महिला हमेशा ही तैयार रहता है। मंगलौर कोतवाली के आमखेड़ी गांव में हुए खूनी संघर्ष का वीडियो सामने आया है। खूनी संघर्ष में लाठी डंडे और धारदार हथियार चले थे। घटना में एक की मौके पर ही मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार किया है। और चमोली जनपद में मौसम के बदले मिजाज के चलते हाईवे बाधित होने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कमेड़ा से लेकर चटवा, पीपल, नंदप्रयाग और छिनका में रास्ता बाधित हो गया है, जिसके चलते सुबह बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम सहित हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश की ओर आने जाने वाले तीर्थयात्रियों को वाहन जगह जगह खड़े नजर आए। बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के बाद हरिद्वार लौट रहे तीर्थयात्रियों के एक दल ने समय काटने के बीच सड़क पर गरबा लोक नृत्य करना शुरू कर दिया। इन गुजराती श्रद्धालुओं ने इस लोक नृत्य को देखने काफी भीड़ जमा हो गई। सड़क मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे यात्रियों ने इस गरबा नृत्य का काफी लुत्फ भी उठाया। मानसून के बाद शहर में सड़कों पर गड्ढों व स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जिलाधिकारी देहरादून को ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से शहर वासियों को कई उम्मीद थी। उनकी आशाएं थी कि शहर में स्कूल, कॉलेज, कूड़ा प्रबंधन, अस्पताल स्मार्ट होंगे, लेकिन जब पूर्व जिलाधिकारी ने स्मार्ट सिटी के कार्यों के पूरा होने की घोषणा की, तब शहर में कैसे हालात देखने को मिले। उन्होंने कहा कि आज गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है, कूड़े का कोई प्रबंध शहर में नहीं है, अस्पताल में नवजात शिशु का शव मिला है। ऐसे में शहर को स्मार्ट कैसे कहा जाए। अधिकारी को हमने आज ज्ञापन सौंपा है। सबसे पहली तो हमारी ये मांग है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो 5 साल पहले शुरू हुआ था और देहरादून की जनता ने 5 साल इंतजार किया कि स्मार्ट सिटी बनने वाला है, स्मार्ट सिटी बनने वाला है, सड़कें स्मार्ट बनेंगी, ट्रैफिक स्मार्ट होगा, स्कूल स्मार्ट बनेंगे। लेकिन 5 साल बाद जब जिलाधिकारी जो सीईओ थी इसकी, उन्होंने पूरा होने की घोषणा करी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरा हो गया, अब इसमें आगे कोई काम नहीं होगा। तो जब पूरे शहर के लोगों ने सुना तो दंग रह गए, क्योंकि स्मार्ट की जगह जिस हाल में देहरादून पहले था उससे भी ज्यादा बदतर स्थितियां बन गई। पूरा देहरादून इस बारिश में जल भराव से त्रस्त रहा। हमने जिलाधिकारी से कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जो घोटाला हुआ है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। जो ग्रीवेंसेस रेज किए गए हैं उसको हम शासन को संदर्भित कर रहे हैं, तो शासन से जैसे डायरेक्शंस प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सेकंड, जो इमीडिएट नेचर का हमारा ग्रीवेंस है कि कहीं पर सीवर लाइन ओवरफ्लो करने की शिकायत मिली है, उसके लिए हमने तत्काल अभी एसडीएम की संयुक्त कमेटी बनाकर वहाँ पे मौका मुआयना के लिए भेज दिया है। वायलेशंस पाए जाने पर आज ही
पुनिटिव एक्शन इम्पोज हो जाएगा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।